गर्मी में देवरानी जेठानी की रसोई का हुआ बंटवारा। अरे बहू, बहू कहाँ है तू? जल्दी से यहाँ पर आ। क्या हुआ माँ जी? ये देख मैं क्या लेकर आई हूँ। ये लड़की कौन है माँ जी? अरे बहुत अच्छी लड़की का रिश्ता आया है तेरे देवर के लिए। लड़की अच्छे परिवार से है, देखो फोटो में कितनी संस्कारी लग रही है। हाँ माँ जी, दिखने में तो अच्छी लग रही है। चलो इसी बहाने मुझे एक देवरानी तो मिलेगी। अब जाकर मेरी जिम्मेदारियां थोड़ी कम होंगी। सही कहा बहू तूने। इस तरह उर्मिला बहुत खुश होती है। शाम को जब विपिन काम से लौटता है तो उर्मिला उसे लड़की की फोटो दिखाती है। अरे माँ, लड़की तो ठीक है, लेकिन अभी मेरी शादी करने की क्या जरूरत है? अभी मैं शादी नहीं करना चाहता। छोटे भाई, तुम 25 साल के हो गए हो, यही उम्र सही है शादी की। अरे मेरी तो 22 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी। अपने बड़े भाई कैलाश के सामने विपिन कुछ नहीं बोल पाता, जिसके बाद उर्मिला जल्द ही लड़की के माता पिता से बात करके रिश्ते की बात को पक्की कर देती है और शादी की तारीख निकलवा लेती है। बस कुछ दिन रह गए, जल्दी जल्दी शादी की तैयारी खत्म हो जाए और बहू इस घर में आ जाए, तभी मुझे सुकून मिलेगा। पूरा परिवार बहुत खुश था। जैसे ही शादी हो जाती है, उर्मिला अपने बेटे विपिन के साथ अपनी बहू को घर ले आती है। बहू, इस घर के अंदर तुम्हारा स्वागत है। हे भगवान, कितनी गर्मी हो रही है माँ जी यहाँ पर। मुझे ये गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। हाँ हाँ बहू, गर्मी तो बहुत हो रही है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। उर्मिला महक को उसके कमरे में ले जाती है, जिसके बाद उर्मिला कमरे का पंखा और कूलर ऑन कर देती है। तुम थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद तुम्हारी पहली रसोई की रस्म करते हैं। इतना कहकर उर्मिला चली जाती है। हे भगवान, इतनी गर्मी में रसोई की रस्म कौन करवाता है? माँ जी भी ना। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद महक को रसोई में पहली रसोई की रस्म के लिए जाना पड़ता है, जिसके बाद वह घर के सभी सदस्यों के लिए मीठे में हलवा बनाती है। महक के हाथों का हलवा खाने के बाद सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। महक ने हलवा तो बहुत अच्छा बनाया है। चलो अच्छा है, बहू को खाना बनाने आता है। पता है, जब मेरी पहली रसोई की रस्म थी तो मेरी रसोई की रस्म के समय पर मेरे ससुर ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम ही कर दी थी। आखिर इकलौती जो थी मैं। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तभी शीतल कहती है, अरे बुआ जी, यहाँ माँ जी और बाबू जी को ऐसा करने से पहले 100 बार सोचना होगा, क्योंकि यहाँ 2 बहुएं हैं और अभी तो मेरा अर्नब भी बड़ा हो रहा है। उसके बड़े होने के बाद उसकी भी शादी होगी और उसकी भी बहू यहीं रहेगी। अरे हिस्सा और बंटवारे में कुछ नहीं रखा। मेरा पूरा परिवार एक साथ एक ही घर में खुशी से रहेगा। ये सारी बातें महक रसोई में से सुन तो रही होती है, लेकिन हर बात का मतलब गलत तरीके से समझती है। अपने ससुराल में आए हुए मुझे एक दिन भी नहीं हुआ और जेठानी जी ने अपनी औकात दिखा दी, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। इसको क्या लगता है कि ये मुझसे मेरा हिस्सा छीन लेगी? बल्कि मैं बंटवारे में इससे सब कुछ छीन लूंगी। इस तरह महक शादी के पहले दिन के बाद से ही अपने पति विपिन के कान भरने लगती है और उसे बंटवारे के लिए उकसाती है। अगर आपने कुछ नहीं सोचा तो आपके आने वाले कल में कुछ नहीं होगा। सही वक्त यही है, बंटवारा होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कैलाश भाई साहब और मेरी जेठानी हमारा हिस्सा और हमारे आने वाले बच्चों का हिस्सा हमसे छीन लेंगे। ठीक है, अब तो फैसला होकर रहेगा। मैं अभी माँ के पास जाता हूँ। विपिन अपनी माँ के पास जाता है और उनसे बंटवारे के लिए कहता है। बेटा, बंटवारा? किस लिए बंटवारा क्यों करना है? माँ, मुझे नहीं पता, मुझे बंटवारा चाहिए तो बस चाहिए। विपिन अपनी पत्नी महक के साथ मिलकर घर का आधे से ज्यादा हिस्सा खुद ले लेता है और अपने बड़े भाई कैलाश को बंटवारे में एक स्टोर रूम देता है, जिसके बाद अब सारी बात रसोई पर आ जाती है। रुक जाओ जेठानी जी, पहले यहाँ मैं आई हूँ, पहले खाना मैं बनाऊंगी। महक, तुम परेशान क्यों हो रही हो? पहले बाद में खाना बनाने की दिक्कत ही नहीं है, मैं सभी का खाना बना देती हूँ। अब से आपको हमारा खाना बनाने की जरूरत नहीं है। और रही बात इस रसोई की, तो इसमें भी बंटवारा होगा। आधी रसोई आपको मिलेगी, आधी रसोई मुझे। इस तरह महक रसोई का भी बंटवारा करवा देती है। खुद बर्तन और गैस चूल्हे वाली तरफ ले लेती है और बेचारी शीतल को एक तरफ दे देती है जहां कुछ भी नहीं होता, सिवाय एक खिड़की के जिसके अंदर से धूप आ रही होती है। ये क्या, यहाँ तो धूप आ रही है। मुझे अब अपने लिए एक चूल्हा बनाना होगा, क्योंकि देवरानी तो अपने गैस चूल्हे पर मुझे खाना बनाने नहीं देगी। शीतल बाहर से ईंट और मिट्टी लाकर अपने लिए खिड़की के पास चूल्हा बना लेती है। रसोई के अंदर खिड़की से धूप आती है, जिसके चलते बेचारी शीतल को चूल्हे पर धूप में बैठकर खाना बनाना पड़ता है। हे भगवान, कितनी गर्मी है।
ये गर्मी तो जरा भी बर्दाश्त नहीं हो रही। माँ मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। बेटा यहाँ बहुत गर्मी है, तुम अभी पिताजी के पास जाओ, मैं थोड़ी देर में खाना पका कर लाती हूँ। शीतल जैसे तैसे करके चूल्हे पर खाना बनाकर ले जाती है। उसके जाने के बाद महक रसोई की गर्मी को देखकर खुद से कहती है, रसोई का बंटवारा तो कर दिया है, लेकिन जेठानी जी के चूल्हे से पूरी रसोई में गर्मी हो गई है। क्यों ना मैं काम करूं, बीच में एक शीशा लगवा दूं और उसके बाद अपनी तरफ एसी लगवा लूं, तो मुझे खाना बनाने में गर्मी नहीं लगेगी। बंटवारे के चलते महक के पास अब बहुत सारा पैसा था। वह रसोई के बीचों बीच एक शीशा खड़ा करवा देती है और अपनी तरफ एक एसी लगवा लेती है, जिससे उसे जरा भी गर्मी नहीं लगती और वो आराम से खाना बनाती है। इसी के साथ वह अपने कमरों में एसी लगवा लेती है, तो वहीं बेचारी जेठानी को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कैलाश जी, आप मेरे साथ मिलकर इस स्टोर रूम की साफ सफाई करवा दीजिए, फिर हम दोनों मिलकर इसमें पंखा लगा लेंगे। ठीक है। अब दोनों पति पत्नी मिलकर पूरे कमरे की सफाई करते हैं और साथ में उसके अंदर एक पंखा भी लगा लेते हैं। लेकिन टूटी फूटी छत की वजह से उनके घर में धूप आती है और उनका टूटा फूटा कमरा बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। माँ, जैसे चाचा जी के कमरे में एसी लगा, हमारे कमरे में क्यों नहीं लगा? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, बस इसीलिए। कोई बात नहीं, हम भी एक ना एक दिन एसी लगवा लेंगे। शाम को जब शीतल रसोई में खाना बनाने जाती है तो धुएं और गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, तो वहीं महक गैस चूल्हे पर आराम से खाना बनाकर ले जाती है। इस तरह बेचारी जेठानी को गर्मी में बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं। एक दिन उर्मिला मंदिर से रास्ते से वापस आ रही थी, बहुत गर्मी थी और अचानक से वो चक्कर खाकर गली में कीचड़ में गिर जाती है। हे भगवान, ये बेचारी औरत कैसे बेहोश होकर गिर गई है, कोई पानी लेकर आओ। उमेश लोगों से पानी मंगाकर उर्मिला के ऊपर पानी की बूंदें छिड़कता है, जिससे उर्मिला को होश आता है। आप लोगों का शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। ये क्या बहन जी, आपके तो सारे कपड़े कीचड़ में गंदे हो गए हैं। कोई बात नहीं, घर पर मेरी दो बहू हैं, उनमें से किसी से धुलवा लूंगी। इस तरह कहकर उर्मिला वापस घर आ जाती है। उसको इस हालत में देखते ही महक उसके ऊपर जोर से चिल्ला पड़ती है, हे भगवान, आपने पूरा घर गंदा कर दिया। इतनी मुश्किल से मैंने साफ सफाई की थी और बाजी आप ओके कीचड़ में लथपथ करके अंदर चली आ रही हो। चलो घर से बाहर निकलो। बाहर बहुत धूप हो रही है, पहले ही मैं धूप की वजह से चक्कर खाकर गिर गई थी, मुझे अंदर आने दो, थोड़ी देर एसी में बैठने दो। उर्मिला कई बार अंदर आने की कहती है, लेकिन महक उसे घर के अंदर आने देती नहीं है। जब रसोई से शीतल ये सब सुनती है तो वो फौरन अपनी सास को अपने घर लेकर आती है। वहीं दूसरी तरफ विपिन ये सब सुन लेता है और खुद अपनी आंखों से देख लेता है। तुमने मेरी माँ को घर के अंदर आने नहीं दिया, और ये घर उसी का है। इस घर का बंटवारा हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस घर पर अपना राज चलाओगी। तुम्हारे कहने पर मैंने बंटवारा किया और आज तुमने मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव किया। अब ये बंटवारा आज के आज यहीं खत्म होता है। अगर तुम्हें इस घर के अंदर रहना है तो रहो, वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। विपिन इस तरह से गुस्से में कहकर अपनी माँ उर्मिला के पास जाता है और उसके पैरों में गिरकर माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने महक की बातों में आने के बाद पूरे घर का बंटवारा तो करवा दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि वो आपको इस घर के अंदर नहीं आने देगी। आज से ये बंटवारा खत्म, अब कोई बंटवारा नहीं है। तभी महक भी अपनी गलती का एहसास करते हुए माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी और जेठानी जी, मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हम लोग एक साथ मिलकर रहेंगे, कोई बंटवारा नहीं होगा। इस तरह महक भी अपनी गलती की माफी मांग लेती है। पूरा परिवार उसे माफ कर देता है और बंटवारा खत्म हो जाता है, जिसके बाद देवरानी जेठानी एक ही रसोई को एक साथ मिलकर इस्तेमाल करती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं।